हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में 2002 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जो हमारा मेन मोटिव है इस सीरीज़ का, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं वो रिवाइज हो जाए यहीं के यहीं इसी वीडियो से, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली जो लगता है आगे भी रिपीट किए जा सकते हैं या उनमें से कुछ कंसेप्ट्स जो रिपीट किए जा सकते हैं वो वापस जा के ना देखना पड़े एंड इसी वीडियो को सुन के आपकी वो रिवीजन हो जाए। एक चीज़ और कोशिश की गई है कि उसको लिंक किया गया है करंट अफेयर्स से। हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि करंट अफेयर्स से कैसे लिंक होता है, जबकि वो 2002 का क्वेश्चन था, बट आज के करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड रिपीट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। जो थर्ड डायमेंशन है इस सीरीज़ का वो है जो एंशिएंट और मिडिवल पे स्पेशल ध्यान दिया गया है, मिडिवल इंडिया पे, क्योंकि इनकी रिवीजन जनरली जो है स्टूडेंट्स वो काफ़ी छोड़ देते हैं, लास्ट मोमेंट तक छोड़ देते हैं एंड ये पोर्शन थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाता है। 2 या 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली इससे आने के काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं एंड इस सीरीज़ के थ्रू हम वो सारे टर्म्स एंड जो भी पीछे स्टैटिक पोर्शन यूज़ किया गया है एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के रिलेशन में, वो हम रिवाइज करेंगे एंड अगर उससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर हमने ये सीरीज़ देखी होगी। तो 2002 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन द मैप गिवन बिलो 4 आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन सेचिलिस, चैगोज, मॉरिशियस एंड सोकाट्रा आर मार्क्ड एज 1 2 3 4। मैच द फॉलोइंग है, बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 करके 4 मार्क किए गए हैं एंड आइलैंड्स पहचानने के लिए कहे गए हैं कि कौन से आइलैंड्स हैं। जो नंबर 1 आइलैंड है ये है चागोज। चागोज आइलैंड हमारा न्यूज़ में था, फरवरी 2019 के न्यूज़ में भी था। पहले देखते हैं चागोज आइलैंड क्या है। इट कंप्राइजेज 7 अटोल्स। अटोल्स हम सबको पता होता है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है अटोल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो 7 अटोल्स कंप्राइज करके हमारा चागोज आइलैंड बनता है एंड ये जो यहाँ पे मालदीव आइलैंड है इससे 500 किलोमीटर साउथ में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है वो है कि ये अभी भी यूके के अंडर है। जो सॉवरेंटी है वो यूके और क्या नाम मॉरिशियस दोनों क्लेम करते हैं इसकी। एंड 2019 फरवरी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूके को कहा है कि इसकी सॉवरेंटी आप मॉरिशियस को दे दीजिए एंड यूके ने आगे से रिस्पॉन्ड किया है कि हम इसके रिप्लाई को और डेप्थ में पढ़ के फिर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चागोज आइलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी है पिछले 2-3 महीनों में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम चागोज आइलैंड को अच्छे से पढ़ें। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें से निकल के आता है वो है कि इसका एक आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड, जिसको हम डियागो गार्शिया कहते हैं। डियागो गार्शिया जो है चागोस का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है एंड ये भी यहाँ पे स्थित है। ये मिलिट्री बेस है हमारे यूएस का, मिलिट्री बेस यूएस का है, नॉट यूके का, यूएस का। कल को 2-3 अगर क्वेश्चन सीधा चागोस पे आ जाते हैं, क्या वो मॉरिशियस से नॉर्थ में है, साउथ में है, ज्योग्राफी रिलेटेड, या फिर हमारे पॉलिटी से रिलेटेड आ जाते हैं कि सॉवरेंटी उसकी किन 2 कंट्रीज़ के बीच में क्लेम गई है, यूके एंड मॉरिशियस, या फिर मिलिट्री बेस्ड डियागो गार्शिया पे किसका है, यूके या यूएस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चागोस के बारे में एंड जो हमारा 1 है वो है चागोस, ठीक है। जो हमारा सेकेंड है यहाँ पे वो है सोकोट्रा। जो हमारा सेकेंड है वो सोकोट्रा डी है, ठीक है। सो 1 इज बी जो है वो 1 है, सोकोट्रा जो है वो डी पे है, ठीक है। तो अभी हम मैच द फॉलोइंग देखते हैं। जो हमारा थर्ड है, थर्ड हमारा आइलैंड जो है वो सेचिलीज है। सेचिलीज भी हमारा काफ़ी न्यूज़ में रहा है। सेचिलीज किस वजह से न्यूज़ में रहा है, 2018 में यहाँ पे इंडिया ने एक अपना MOU साइन किया था, एजम्पशन आइलैंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेचिलीज। इस पे इंडिया ने कोशिश की कि एक यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाया जाए, बट एंड में ऑपोजिशन पार्टी ने इसको खारिज कर दिया, ठीक है। तो इसी वजह से सेचिलीज भी हमारा न्यूज़ में रहा है। तो ये है हमारा सेचिलीज, ये है हमारा चागोज, ये है हमारा सोकोट्रा, और ये जो मेडागास्कर के बिल्कुल ईस्ट में है ये कौन सा जो है वो है 4th, ठीक है। जो हमारा 4th हमारा जो बचता है मॉरिशियस।
करेक्ट। सो ये हमारे 4 आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ये चारों आइलैंड्स आपको इसकी जोग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। हमने चागोस के बारे में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी। एजम्पशन आइलैंड पढ़ा हमने यहाँ पे 3 पे, यहाँ पे कि एजम्पशन आइलैंड सीचिलिस का पार्ट है एंड ये हमारे जोग्राफिकल इंडियन ओशियन रीजन में कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हमारे करंट अफेयर्स से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो आंसर निकल के आता है 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। जब भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन आ जाता है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कीवर्ड को मार्क कर लीजिए कि नॉट पूछा है। स्टेटमेंट्स देखते हैं, द स्टेटस ऑफ गोमतेश्वरा एट श्रवण बेगोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकरा ऑफ जैनास। दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे जो गोमतेश्वरा है ये बाहुबली को पूजा जाता है, इसलिए गोमतेश्वरा एट श्रवण बेलागोला जो हमारा कर्नाटका में लोकेटेड है, इस वजह से ये फेमस है। यहाँ पे जो हर 12 साल बाद महा अभिषेक होता है वो होता है एवरी 12 ईयर्स, जिसमें स्टैचू को बहुत अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है। ठीक है, सो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे न्यूज़ में है। ये 2018 में यहाँ पे हमारे पीएम जी एंड प्रेसिडेंट जी दोनों ने विजिट किया था, इस वजह से ये हमारा न्यूज़ में था। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज इनकरेक्ट, बट एक दो चीज़ें जो नोट करने वाली है वो है कि जो हमारा श्रवण बेलागोला जो है वो कर्नाटका लोकेशन पे है। इट वॉज नॉट द लास्ट तीर्थंकरा। लास्ट तीर्थंकरा हमें पता है कि वो थे महावीर। महावीर वॉज द लास्ट तीर्थंकरा। एंड जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ से निकल के आती है, ये जो स्कल्पचर था ये बनाया था वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंडर। ठीक है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि मैं अगर कल को कोई आता है कि राष्ट्रकूटा ने बनाया था, वेस्टर्न गंगा ने बनाया था, किस डायनेस्टी ने बनाया था, तो द आंसर इज वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, एंड एक चीज़ और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य इज ऑल्सो बिलीव टू हैव विजिटेड दिस प्लेस बिफोर हिज डेथ। ठीक है, तो ये 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो हमारे गोमतेश्वरा एट श्रवण बेलागोला के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये कि वो बाहुबली को पूजा जाता है वहाँ पे, हर 12 साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे महाअभिषेक होता है, जिसको जो हमारा लास्ट हुआ था 2018 में, अब नेक्स्ट होगा 2030 में। एंड यहाँ पे जो ये स्कल्पचर की जो स्थापना की गई थी वो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के अंडर की गई थी। एंड चंद्रगुप्त मौर्य जो इंपॉर्टेंट मौर्यन किंग थे, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था बिफोर हिज डेथ। बाकी 3 स्टेटमेंट्स देखते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक, ये तवांग में है, जिसको हम तवांग मोनेस्ट्री भी कहते हैं। एंड ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सी स्टेटमेंट पे आते हैं, द खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट अंडर चंदेला किंग्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। राजपूत किंग्स थे ये चंदेलास। ठीक है, दीज वर बिल्ड बाई चंदेला किंग्स। जो लास्ट स्टेटमेंट है, द होयसलेश्वरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बी सी डी दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट। जो हमारा लास्ट तीर्थंकरा था, ही वॉज लॉर्ड महावीरा। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पवराना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कल को अगर सीधा आ जाता है बुद्धिस्ट के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है, हो सकता है हमें बुद्धिज्म के बारे में हिंट भी ना दी गई हो और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया हो। इन एंशिएंट इंडिया द टर्म पवराना इज ऑफन यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्ट्स। तो क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एंशिएंट इंडिया में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के रिलेशन में हमारा जो वर्ड सेरेमनी जो यहाँ पे दी गई थी, सेरेमनी जो कही जाती थी पवराना, वो कंडक्ट की जाती थी। तो पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे ठीक है। ठीक है, सो पवराना जो था, इट वॉज अ होली डे, ये एक होली डे था जो फुल मून के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले नोट करने वाली है, फुल मून के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता था, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट 11th लूनर मंथ में।
जो 11th लूनर मंथ जो हमारा आता है वो आता है रेनी सीजन के बाद, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा रेनी सीजन है इट मार्क्स द एंड ऑफ रेनी सीजन, और इसको हम बुद्धिस्ट लेंट के नाम से भी हमारी बुक टेक्स्ट बुक्स में, रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है। अब ये क्या होता है, जैसे ही हमारा रेनी डे खत्म हुआ उसके बाद जो हमारे सारे मॉन्क्स हैं, ऑल मॉन्क्स गैदर बैक टू संघास। संघास क्या थे, संघास जहाँ पे सारे भिक्षुक्स जो सारे मॉन्क्स थे वो गैदर होते थे, उसको संघास कहते थे। और आफ्टर रेनी सीजन जो हमारा पवराना था, इसके अंडर जो है ये सारे हमारे मॉन्क्स मिलके कन्फेस करते थे कि जब वो संघा से दूर थे उन्होंने कौन कौन सी अपनी मिस्टेक्स या कौन कौन सी गलतियां उन्होंने की थी। देयर वर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू मॉन्क्स कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है कि आपने सिर्फ जितना आपको ज़रूरत है उतनी ही बाकी लोगों से दक्षिणा लेनी है, एंड नॉट मोर देन रिक्वायर्ड। तो अगर ऐसी कोई भी गलती की गई हो तो मॉन्क्स जो हैं वो संघास में वापस आते थे एंड पवराना के अंडर कन्फेस करते थे। सो द आंसर इज कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंसेस committed during the stay in monasteries ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में मोनेस्ट्रीज में रहते थे, इधर उधर जाते थे, एंड उसके बाद वापस ये जो बुद्धिस्ट इस्टेब्लिश संघास उसमें आके अपना कन्फेस करते थे कि रेनी सीजन के दौरान हमने ये हमसे मिस्टेक्स कमिट हो गई गलती से, ठीक है। सो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फुल मून के टाइम पे ये मनाया जाता है, 11th लूनर मंथ खत्म होने के बाद मनाया जाता है, और जब मॉन्क्स वापस संघास में आते हैं उस टाइम पे जो कन्फेशन होता है उसको हम पवराना कहते हैं। सो अब हमें पवराना काफ़ी क्लियर है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून। अब लगून की डेफिनेशन क्या है इसको पहले समझ लें। लगून जो है हमारा एक शैलो वाटर बॉडी है, लेट्स से ये शैलो वाटर बॉडी है, एंड इट इज़ कनेक्टेड थ्रू अ वेरी नैरो जो है एक बहुत ही नैरो जगह या नैरो स्ट्रीम होती है, जिससे हमारा मेन जो हमारा सी या मेन जो वाटर बॉडी है उससे कनेक्ट होती है, तो इसको हम लगून कहते हैं। अगर ये सीधा इससे कनेक्ट होती तो इसको लगून नहीं कहते, ये एक पार्ट बन जाता सी का, बट एक बहुत नैरो वाटर बॉडी से कनेक्ट होती है तो इसको हम लगून कहते हैं। हमारे ऑप्शंस देखते हैं, अष्टामुडी लेक, चिलिका लेक, पेरियार लेक एंड पुलिकट लेक, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। इन लेक्स में से जो कौन सी लगून नहीं है वो है पेरियार लेक। इसके आसपास सारे के सारे माउंटेन्स हैं, एंड इट इज़ नॉट अ लगून, इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन द 3 साइड्स, ठीक है। एंड कार्डेमम हिल्स जो है इसके आसपास पाए जाते हैं। जो एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारी सीखने के लिए है वो है चिलिका लेक। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बताइए कौन सी है, नीचे कमेंट में बताइए कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्या नाम कोस्टल लगून कौन सी है। जो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड की वो है चिलिका लेक, और लार्जेस्ट जो इंडिया की कोस्टल लगून है वो भी चिलिका लेक है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए, इस चीज़ को याद कर लीजिए। जो यहाँ 4 ऑप्शंस में से बाकी तीनों हमारी लगून्स हैं, बट पेरियार लेक हमारी लगून नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फिर भी कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है अगर हम इसको रिवाइज ना करें, तो कोशिश है कि लास्ट इस टाइम पे इसको अच्छे से रिवाइज करें एंड फिर से एक बार रिवाइज करके इसको पक्का कर लें। द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी सिली मिस्टेक नहीं करनी। जजेस ऑफ हाई कोर्ट पूछा गया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट, एंड पूछा गया है एंड दे आर चार्ज टू द इज इट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटिजेंसी फंड, ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। सो जो इसका आंसर है ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केसेस में सारी चीज़ें जो हैं वो CFI पे होती हैं, बट जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट के केसेस में जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पेंशन्स। जो पेंशन्स हैं
जजेस ऑफ हाई कोर्ट के, वो अभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाते हैं, पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो सैलरी है, जो रिकरिंग कॉस्ट है सैलरीज और अलाउंसेस की, वो रिकरिंग कॉस्ट जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अपने अपने स्टेट पे की जाती है। एंड जो हमारी पेंशंस हैं जजेस की हाई कोर्ट की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज की जाती हैं। ये दोनों पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझ लें एंड इसको याद कर लें कि सैलरीज और अलाउंसेस अलग हैं और पेंशंस अलग हैं इन केस ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क कैंपेन। काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सारी रेफरेंस बुक्स में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से सीधा उठाया गया है ताकि आप इसको यहीं पे याद कर लें कि शाहजहां के बल्क कैंपेन का क्या मोटिव था। ठीक है, द आंसर इज, जो बल्क कैंपेन था, बल्क कैंपेन शाहजहां ने एक चीज़ का ध्यान रखें, फ्रॉम द रेन ऑफ अकबर धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर है वो बढ़ता गया एंड इट रीच्ड अप टू अफगानिस्तान। जैसे ही वो अफगानिस्तान तक पहुंचा तो शाहजहां को लगा कि अपना अफगानिस्तान को सिक्योर करने के लिए एक फ्रेंडली रूलर होना चाहिए हमारे बल्क में, जिससे उनका जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो सिक्योर रहे। तो जो मेन रीजन था, इट वॉज टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदाख्शन विच बॉर्डर्ड काबुल। काबुल के और ज़्यादा वेस्ट पे था बल्क, एंड अगर बल्क, लेट से ये बल्क है, ये अफगानिस्तान है और इसके इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, दिल्ली यहाँ पे है, तो अगर हमारा ये पूरा रूट आराम से कवर हो जाएगा। अगर हमारा बल्क जो है, बल्क में हमारा एक, शाहजहां को ऐसा लगा कि बल्क में अगर हमारा एक फ्रेंडली रूलर होगा तो और ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए या शाहजहां के लिए ये पूरे के पूरा एरिया को सिक्योर करना, क्योंकि सारे जो रेड्स थी वो यहीं से इसी डायरेक्शन में होती थी फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो जैसे जैसे अफगानिस्तान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल एम्पायर आया तो लगा कि शाहजहां को कि बल्क में भी हमारा एक फ्रेंडली रूलर होना चाहिए जिससे अफगानिस्तान को कोई भी नुकसान या कोई भी खतरा ना हो फ्यूचर में। इसी वजह से जो वो था, शाहजहां ने बल्क कैंपेन उठाया जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ, 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मनी होता था ये, एंड ही हैड टू, मतलब उसको बाद में ये अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ी कि बल्क कैंपेन वॉज अ बिग ब्लंडर फ्रॉम हिज साइड। तो जो मेन मोटिव था, इट वॉज टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वन जीन कंट्रोल्स 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली द फिनोमिना इज कॉल्ड। ठीक है, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसको हो सकता स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। जो आंसर इसका डायरेक्ट याद करने के लिए अगर हम देखें तो प्लियोट्रोपी इसका आंसर है। पहले क्वेश्चन को समझ लें, एक जीन जो है जीन 1, इट कंट्रोल्स 2 और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली। एक जीन जो है, लेट से हमारी हाइट को भी कंट्रोल कर रहा है, ग्रोथ ऑफ मसल को भी कंट्रोल कर रहा है, कोई और मसल को। ठीक है, तो लेट से कोई 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हमारा एक ही जीन अगर कंट्रोल कर रहा है तो उसको हम प्लियोट्रोपी कहते हैं। ठीक है, इसको बस ऐसे ही याद रख लीजिए, बाकी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वैसे अगर जाना है तो पॉलीटीन का मतलब होता है जो जाइंट क्रोमोसोम है विच इज फाउंड इन 2 विंग्ड फ्लाइज। ठीक है, पॉलीटेनी अगर कल को आता है तो इट इज जाइंट क्रोमोसोम विच इज फाउंड इन 2 विंग्ड फ्लाइज, जो हमने प्लियोट्रोपी का देख लिया। एंड जो एपोमिक्सिस होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें जो हमारा एम्ब्रियो है वो एग सेल से बिना फर्टिलाइज किए ग्रो किया जाता है। एम्ब्रियो जो है ग्रोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एपोक्सिमिस देखा हमने। पॉलीप्लॉइडी जो है हमारा, वो सेल्स और ऑर्गेनिजम्स में वहां पे अकर करता है व्हेन देयर आर 2 और मोर पेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड। 2 और मोर सेट्स ऑफ पेयर ऑफ
क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं और इसमें कैरेक्टर्स को वो क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स एक बंदे के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो इसको हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। तो ये हमारा इसकी डेफिनेशन है। एपोक्सिमिस जो है एसेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जिसमें हमारा एम्ब्रियो ग्रो करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। पॉलीटेनी हमने देखा कि वो जायंट क्रोमोसोम है टू विंग्ड फ्लाइज का, ठीक है, टू विंग्ड फ्लाइज का। और जो हमारा पॉलीप्लॉइडी है वो 2 और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जो हमारे कैरेक्टर्स को आगे डिफाइन करता है, ठीक है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं करना। आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 32। सो BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंगली हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा ऐसा राइट था, वो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। इलेक्शंस अभी हमारे काफ़ी न्यूज़ में हैं, चल भी रहे हैं लोकसभा के इलेक्शंस, एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे काफ़ी न्यूज़ में है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, रिवाइज यहीं पे कर लीजिए ताकि अगर ये वापस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो गलती ना हो। पहला स्टेटमेंट है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इंजॉय इक्वल पावर्स बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज। दिस इज इनकरेक्ट। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स तीनों की सैलरी, एक इलेक्शन कमिश्नर है और अभी एट प्रेजेंट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एट प्रेजेंट, एंड तीनों की सैलरी इस टाइम पे सेम है। तो इक्वल पावर्स भी हैं एंड बट उनकी सैलरी भी सेम है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो हमारा क्वेश्चन है वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। Second statement, the chief election commissioner is entitled to the same salary as provided to a judge of the Supreme Court. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी है वो बोल रहा है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किससे इक्वल है? इट इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना और याद करना है जो हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी है इट इज़ 2,80,000 रुपीज़ एट प्रेजेंट, और हमारी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी है इट इज़ 2,50,000 एट प्रेजेंट, ठीक है। तो दोनों ये स्टेटमेंट ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी है इट इज़ इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड स्टेटमेंट हमारा है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट in like manner and on like grounds as a judge of the Supreme Court। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करके हटाया जा सकता है, सिमिलरली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज 5 years from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62 years। इस चीज़ को यहीं पे याद कर लो कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे 5 की जगह 6 years है। जो टर्म ऑफ ऑफिस हमारे इलेक्शन कमिश्नर का वो 6 years है या फिर 65 years ऑफ एज तक, 6/65, ठीक है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर के केस में ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। आंसर इज 2 and 3 आर करेक्ट, रेस्ट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओशियन करंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट्स पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। एंड हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ओशियन करंट्स आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर। दिस बोथ इज इनकरेक्ट। पहली बार वो स्लो नहीं बल्कि मोस्टली फास्ट होता है, एंड सरफेस नहीं सब सरफेस भी हो सकता है, ठीक है।
सो ओशन करंट की ये डेफिनेशन, कभी कभी हम बहुत सिंपल डेफिनेशन ही स्किप कर देते हैं, तो हमें पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए ध्यान देना है कि अपनी लैंग्वेज में एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि लेट्स से ओशन करंट की डेफिनेशन क्या है, क्या वो स्लो है, क्या वो सरफेस मूवमेंट है, क्या वो वाटर की मूवमेंट है, क्या वो ओशन में। ये 3-4 टर्म्स को याद रखना है। It is not slow but it is mostly fast and it can also be subsurface movement of water in the ocean. So this is incorrect. वैसे तो एलिमिनेशन से आंसर निकल आया है, बट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स भी आगे देखते हैं सो दैट हमारी ओशन करंट्स को लेके और क्लैरिटी बढ़े। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा ओशन करंट्स असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ्स हीट बैलेंस। अर्थ्स हीट बैलेंस क्या है? जो हमारा पोल्स पे, जो हमारे यहाँ पे जैसे पोल्स पे तो हमारी काफ़ी ठंड है एंड हमारे इक्वेटर पे जो है काफ़ी गर्मी है, इट इज़ हॉट, इट इज़ कोल्ड, एंड जो ये टेम्परेचर है, जो हीट बैलेंस है, इसको मेंटेन करती है हमारे जो ओशन करंट्स। हमारे कोल्ड करंट्स यहाँ से हमारे इक्वेटर की तरफ जाते हैं एंड जो हमारे ओशन करंट्स जो हमारे वार्म इक्वेटोरियल रीजन से ऊपर की तरफ ऐसे जाते हैं इन अ गायर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने देखा है ओशन करंट्स की वीडियो में, समझा है कि कैसे फॉर्म होते हैं। एक इंपॉर्टेंट नीचे कमेंट करें कि क्या नॉर्थ इंडियन ओशन में काउंटर इक्वेटोरियल करंट CEC काउंटर इक्वेटोरियल करंट समर और विंटर दोनों में होता है या एक में नहीं होता? किस में नहीं होता ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि नॉर्थ इंडियन ओशन में जो एक आउटलायर है बाकी वर्ल्ड के ओशन करंट से, कौन सी सीजन में, विंटर या समर सीजन में काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रिवाइज भी हो जाएगा अगर आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ्स हीट बैलेंस। थर्ड स्टेटमेंट, ओशन करंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरीली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। बिल्कुल ठीक बात, जो प्रिवेलिंग विंड्स है हमारा ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, इनकी हेल्प से ही हमारे ओशन करंट्स जो हैं फॉर्म होते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा, ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन। बिल्कुल ठीक बात, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे प्राइम एग्जांपल हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन ही है, तो ये भी सही है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चपचार कुट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, ये 2002 का क्वेश्चन है, बाद में फिर से रिपीट हुआ है ये एक मैच द फॉलोइंग के रूप में, ठीक है। सो इसको बड़े आराम से याद कर लीजिए। जो चापचार कुट है वो मिजोरम का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये 1450 से 1700 AD में स्टार्ट हुआ था। स्वाईपुई करके एक विलेज है वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था और ये मार्च के सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि सारे के सारे जो बर्निंग, जो हमारा ऑलरेडी हमने जो पैदावार की है, जो हमारी फसल पैदा हुई है, उसके रिमेन्स को जला देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो उसके बाद ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है जब हमने सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे रेमिनेंट्स जो हैं वो जला दिए हैं, ठीक है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन मिजोरम। छपछार कुट याद रखना है, छपछार कुट जो है वो हमारा मिजोरम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, काफी सिंपल इकोनॉमी का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग, एंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी इन इंडिया? एक होता है नैरो मनी, एक होता है ऊपर दिया है जैसे ब्रॉड मनी। जो नैरो मनी है इसमें हमारे सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी? M3, M0, इसको रिवाइज करो, M0, M1, M2, M3 एंड M4। जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं इसमें, M1 एंड M3 पक्का याद होने चाहिए, स्पेशली प्रीलिम्स से इस टाइम पहले एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि M1 क्या है। दिस इज नैरो मनी एंड दिस इज ब्रॉड मनी। पहले नैरो आएगा एंड फिर ब्रॉड आएगा। नैरो मनी बेसिकली क्या होता है, वो मनी सप्लाई का लिक्विड पार्ट है।
अगर आपको इतना समझ आ गया कि ये मनी सप्लाई का लिक्विड पार्ट है तो आप आराम से पता कर पाएंगे कि इसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, नॉट द टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? जो हमारे सेविंग्स अकाउंट में जैसे मनी पड़ा है, जो हम कभी भी जाके एटीएम से निकाल सकते हैं, वो हमारे नैरो मनी में इंक्लूड होते हैं। एंड ब्रॉड मनी में जो हमारा इंक्लूड होता है वो एक तो करेंसी विद पब्लिक, जो हमारे पास ऑलरेडी पर्स में पड़ा है, जैसे हमारे पास अभी 500 का नोट हमारे पर्स में है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ब्रॉड मनी, क्योंकि ये नैरो मनी M1 एंड ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट्स जो हम लेट्स से एटीएम से जाके कभी भी हमारे सेविंग्स अकाउंट से जो पैसे निकाल सकते हैं, दीज टू आर इंक्लूडेड इन द M1 एंड इट इज नोन एज नैरो मनी। ये लिक्विड पार्ट है। एंड जो M3 है इट इज नॉट सो लिक्विड एंड इसमें टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड होते हैं। टाइम डिपॉजिट्स क्या हो गए? जैसे हमारा रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, हमारी इससे वो क्या नाम अभी जो हम एफडी करते हैं फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये हमारे टाइम डिपॉजिट्स के पार्ट हैं। एंड टाइम डिपॉजिट्स में हमारा लिक्विड पार्ट M1 एंड उसके साथ हमारा टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक इंक्लूडेड होते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। M1 हमने पता लग गया, M3 पता लग गया, M2 और M4 जो है वो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। पोस्ट ऑफिस का लिक्विड पार्ट, पोस्ट ऑफिस का नॉट सो लिक्विड पार्ट, ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट यहां पे आएगा, पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट यहां पे आ जाएगा। बट मोर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है वो M1 और M3 पूछा जाता है, जिसको हम नैरो मनी और ब्रॉड मनी कहते हैं। ये दोनों चीजें, दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए। ब्रॉड मनी आप आ जाए आपको तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉड मनी नॉट सो लिक्विड है, एंड नैरो अगर पूछ लें तो ये लिक्विड पार्ट के बारे में पूछ रहा है। तो यही था हमारे इस लेक्चर में। थैंक यू।